अच्छा जी कर दें शुरू। सर आपकी मार्च अटेम्प्ट की बुक कब आएगी? बुक आ जाएगी अगले वीक के अंदर ही, ठीक है ना। मैंने आपको बताया भी था कि बुक में कोई मटेरियल चेंज नहीं है। किसी के पास पुराने अटेम्प्ट की किताब है तो वो भी चला सकता है। हाँ, कुछ सवालात ऐसे होंगे जो वक्तन फ़वक्तन मैं ऐड करता जाऊँगा, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है किताब के अंदर दोबारा ऐड नहीं हो सकते, तो वो आपको मैं साथ साथ देता जाऊँगा, ठीक है। देखिए हमारा किताब तो एक तरफ है, लेकिन जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होगा ना वो होगी हमारी गूगल ड्राइव, ठीक है। उस पर सारी चीज़ें, होमवर्क्स, क्लास वर्क्स, ये सारी चीज़ें जो है मैं अपलोड करता जाऊँगा जैसे जैसे हम कवर करते जाएंगे। मैं फिर एक बात रिपीट करता चलूँ, आज से आपको होमवर्क मिलना शुरू होगा, डेली एक होमवर्क आपको मिलेगा। मेरी क्लासेस का फ़ायदा है ज़ीरो फ़ायदा है, ज़ीरो, अगर आप मेरे मेथड पे नहीं चल रहे हो, ठीक है जी। मेरी क्लास का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप मेरे मेथड पे नहीं चल रहे हो। मैं बार बार ये आपको कहूँगा, मेरा काम जो है ना वो आपको बेटा पढ़ाने से ज़्यादा आपका एक दिमाग डेवलप करना है, जो शायद इस स्टेज पे डेवलप हो गया तो मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ कि आगे फिर आपके लिए मसला नहीं होगा। आपका बैकग्राउंड है कोई 60% वाला, 70% वाला, 80% वाला, 90% वाला, ए लेवल्स बैकग्राउंड है, आपका कोई भी बैकग्राउंड है, अगर आप मेरे मेथड से नहीं चलोगे, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मुश्किल है कि आप पास हो। आप मेरे मेथड से मेरे साथ चलोगे, मैं आपको ये बता दूं कि 60% वाले का भी हिसाब किताब ये है कि वो मुश्किल है कि फ़ेल हो, ठीक है जी। तो थोड़ा सा आपको जो है वो स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर आप अपनी ज़िंदगी से अगला 1.5 साल राइट ऑफ कर दो ना, अपनी अपनी अपना सारा जो मस्ती मजाक है, ये सोशल गैदरिंग्स हैं, ये सारे अगर आप राइट ऑफ कर दो ना अगले 1.5 साल के लिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ आपके लिए इनाम क्या है। आप किसी भी बड़ी फर्म में चले जाओ, आप आर्टिकल्स कर लो खाली, फाइनल का कोई पेपर पास नहीं करो, फाइनल का कोई पेपर पास नहीं करो, सिर्फ अपनी आर्टिकल्स कर लो, ठीक है। और आप आर्टिकल्स के दौरान जो है वो फजूल सी क्वालिफिकेशन है ACCA वो कर लेना, आप देना ही नहीं CA फाइनल। आप CA फाइनल बहुत मुश्किल है, आपको मैं बता रहा हूँ कि यार वर्स्ट सिनेरियो है कि आप फाइनल का एक भी पर्चा पास नहीं करो, और आप क्या करो, आप जाओ आर्टिकल्स में बड़ी फर्म तक पहुंच जाओ, आपका टारगेट ये होना चाहिए। और बड़ी फर्म में जाके ना आप ACCA कर लो, टुच्ची सी क्वालिफिकेशन, आपको क्या लगता है आप कहाँ लैंड अप होंगे हैं? अच्छा क्वालिफाई कर लिया तो फिर दोबारा नहीं आ रहे ना, अगर नहीं भी कर सके तो कहाँ लैंड होगे बताओ, कहाँ जाओगे, किस जगह तक जा सकते हो हैं, बताओ, कोई आइडिया है? मैं तुम्हें सुनाता हूँ अपने एक जूनियर का, जिसको कहते हैं ना बस्ते उठाने वाला बंदा था। उसने आर्टिकल्स की, KPMG में उसको घुसा दिया किसी तरीके से, उसने आर्टिकल्स की और माशाल्लाह जो है वो एक भी पेपर CA फाइनल का पास नहीं किया। और आर्टिकल्स के दौरान उसे क्या किया, धक्के लग के ACCA क्वालिफाई किसी न किसी तरीके से, आर्टिकल्स के बाद भी 2 साल बाद लगा रहा, क्वालिफाई कर लिया। मैंने उसको पिछले दिन जो है ना वो एक मैसेज भेजा था कि मुझे बताओ यार तुम आजकल कमा क्या रहे हो। वो आजकल कहाँ है, पहले अबू धाबी में था, अब ऑस्ट्रेलिया में। उसने मुझे ये मैसेज भेजा, अगर आप सुन पाओ तो। सर रिसेंटली एक्सचेंज रेट तो देखा नहीं, लेकिन जो पिछले महीने आपको पैसे भेजे उस हिसाब से अगर देखो तो मेरे ख्याल से 32.5 लाख होगी, 31.5 लाख 30 लाख इस तरीके की होगी महीने की। ये मैंने उससे कोई 1.5 साल पहले पूछा है, उस एक्सचेंज रेट पे वो 32.5 लाख रुपए कमा रहा था महीने के। कितना कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। और आप अपने वो गली मोहल्ले के दोस्त के साथ, जिसका खुद का कोई करियर नहीं है, इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, आप उसके साथ अगर टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं और बिड़ा गर्क करना चाह रहे हैं, अब आपकी मर्जी है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ें हमने डे 1 पे बता दी कि स्टेक पे क्या लगा हुआ है, ठीक है जी। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं मौत का खेल, ठीक है। हाँ भाई, क्या समझ में आया आपको? अपनी फजूल हरकतों की कॉस्ट पता लग गई, हाँ या ना? यस सर। लेकिन इसके बावजूद इस क्लास का कोई 30% बच्चा, 40% बच्चा फेल होगा, ये मुझे आज पता है। क्यों? क्योंकि होते नसीब के जूते, वो इंसान को पढ़ के रहते हैं, ठीक है जी। वो बंदा अपने नसीब, इंसान अपना नसीब खुद लिखता है, ठीक है। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी चीज़ों में लिबरल रखा हुआ है,
ठीक है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्लाह ने नसीब लिख के रखा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है यार, लिख के रखा हुआ है। अल्लाह को पता एक चीज़ है, आप करोगे क्या ये अल्लाह को पता है, लेकिन अल्लाह ने आपके करने के ऊपर कंट्रोल नहीं लगाया हुआ है कोई, ठीक है जी। अदरवाइज तो फिर मामला ही ख़त्म हो जाए ना, फिर हम तो क़यामत के दिन जाके अल्लाह को कहें अल्लाह आपने तो मतलब लिख दिया था कि मैंने गुनाह करना है तो मैं तो कर दिया। नहीं, मुझे पता है कि आप नहीं पास होंगे, क्यों, आपकी हरकतें ऐसी हैं। अब मैंने आपको रोका नहीं है, लेकिन मुझे क्या है, अंदाज़ा है कि आप क्या करोगे, फेल हो जाओगे। मैं आपको इतना बता दूं बेटा, अगर आपने आज से इस स्टेज के ऊपर कैफ 1, 2, 3 पे अगर आपने एक मोमेंटम बना लिया ना, ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका सेट कर दिया ना, मैं आपको बाखुदा हल्फ लेके बता रहा हूँ कि आप आगे ज़िंदगी में इसी इसको क्या कहते हैं प्रोग्राम के, या इसी जिस तरह आपका जिस्म प्रोग्राम हो जाएगा, या आपका टाइम टेबल बन जाएगा, या आपका जो है वो एक माइंड सेट बन जाएगा, ये इनफ है सीए क्वालिफाई करने के लिए। आगे आपके जो पेपर्स आते जाएंगे, क्योंकि आपका एक मोमेंटम बन गया होगा, आप फेल नहीं होंगे आगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है लोगों से FAR 1 ही पास नहीं होता। मेरे पास कल एक बच्चा इतवार वाले दिन आया था यहाँ पे, कॉलेज आया हुआ था, सर मेरा 6ठा अटैम्प्ट है FAR 1 का, अभी मैंने दिया है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि निकलेगा। तो मुझे बताओ, मैं अपनी रोज़ी हलाल करने के लिए सबसे पहले सारी बातें बताता हूँ लोगों को क्लास शुरू करने से पहले कि भाई ये कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, अब आपको पढ़ाना समझाना मेरी ज़िम्मेदारी है, समझना आपकी ज़िम्मेदारी है, काम करना आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। हमने डे 1 पे बाउंड्रीज तय कर दी। मैंने आपसे फ़ी आपको पास कराने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए मैंने पास कराने में ना दोनों का किरदार होगा, हम दोनों का, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊँगा और आपको मैं पाथ दूंगा काम करने के लिए, आपको मैं समंदर में नहीं छोड़ूंगा, आपको मैं एक डायरेक्शन दूंगा, भाई इस डायरेक्शन में आपने चलना है, बस आपका काम है मुझे फॉलो करना, पक्का। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमने लास्ट क्लास में बिल्कुल बेसिक से एक बात की थी, मैं उसको रिवाइज करता हूँ और फिर आज की क्लास में हम उसको कनेक्ट करेंगे आज के टॉपिक के साथ। देखिए, हमने स्टैंडर्ड पढ़ना शुरू किया था IAS 36। कौन सा स्टैंडर्ड हमने पढ़ना शुरू किया था? IAS 36, जिसका नाम क्या है? एम्पेयरमेंट। मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी थी। मैंने आपको ये बताया था कि मिसाल के तौर पे मैंने एक कार ख़रीदी है और कार की से कॉस्ट है मेरे पास 200 रुपये। कितने? 200 रुपये कॉस्ट। ये मैंने कार ख़रीदी है कितने की भैया? 200 रुपये की। और मैंने आपको बताया था कि अज्यूम करो हम इसको उबर करीम वगैरह में चला रहे हैं, ठीक है जी। तो मुझे बताओ, इस कार की अगर लाइफ 5 साल है, अगर इसकी लाइफ कितनी है? 5 साल है, तो बताओ ये 5 सालों में मुझे पैसे कमा के देगा? वो पैसे किस फॉर्म में होंगे, किस चीज़ के पैसे होंगे, कैसे कमा के देगा ये मुझे? सर मैं इसको उबर करीम में चलाऊंगा तो लोगों से क्या जमा करूंगा? किराया जमा करूंगा, बस खाली किराया होगा। इस गाड़ी में हम पानी भरेंगे या पेट्रोल भरेंगे? तो सर हमारा कुछ खर्चा भी होगा। इसका मतलब है हमारे 5 सालों में कुछ खर्चे होंगे, कुछ इनकम आएगी। अगर हम सबको नेट करें तो क्या बचेगा हमारे पास? नेट प्रॉफिट बच जाया करेगा। ऐसा ये गाड़ी में चलाऊंगा से मिसाल के तौर पर 300 रुपये मेरे पास पहले साल आए, और सर मेरे पास पेट्रोल और ड्राइवर वगैरह का खर्चा आया कोई 150 रुपये का, तो बचत कितने की है? 150 रुपये की। तो इसका मतलब है इस गाड़ी को मैं चलाऊंगा, इससे क्या कमाऊंगा? कैश कमाऊंगा। क्या कमाऊंगा? कैश कमाऊंगा। कुछ कैश कमाऊंगा, कुछ खर्च करूंगा, जेब में मेरे एंड में क्या बचा करेगा? नेट कैश या नेट प्रॉफिट। ऐसा है। मुझे बता गाड़ी क्यों खरीदी है? फिर रिपीट कर रहा हूं, टू जनरेट कैश फ्लोज, टू जनरेट कैश फ्लोज। भाई मैं 200 रुपये का खर्चा कर रहा हूं, चलाऊंगा, तो मैं क्या चाहता हूं? मुझे इससे पैसे मिले, कैश मिले। ऐसा मैंने सर इस गाड़ी को पहले साल चलाया, पहले बताओ मैंने खरीदने की क्या एंट्री पास की होगी? कार या PP डेबिट कितने से? 200 रुपये से। ऐसा कैश क्रेडिट कितने से? 200 रुपये से। गाड़ी खरीद ली? यस सर खरीद ली। ईयर 0 का क्या मतलब है? आज। ईयर 0 का मतलब है ईयर 1 का स्टार्ट, पहले साल का स्टार्ट। अब बताओ 1 साल हमने गाड़ी चलाई, माशाल्लाह हमने अच्छा पैसा बनाया, ठीक है जी। हमने कोई 100-125 रुपये की जो है वो इनकम कमाई, उसकी हमने एंट्रीज पास की होंगी, हम अभी उसको डिस्कस। बताओ पहले साल के एंड पे इस एसेट को हम डिप्रिशिएट करेंगे हैं? क्या इस एसेट को आपने इस्तेमाल किया? क्या इसकी वैल्यू में थोड़ा सा डिक्लाइन आएगा? क्या ये एसेट घिसेगा, ख़राब होगा? हाँ सर सीधी सी बात है।
अब मुझे बताएं उसकी एंट्री में क्या पास करूं। 200 रुपए का एसेट है, 5 साल की लाइफ है। सर आप इसको करें डेप्रिशिएट, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से मेरे बच्चों, 5 साल की लाइफ है तो 200 डिवाइडेड बाय 5 कितना 40, और अलाउंस या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से 40 से। मुझे बताओ इसके बाद मेरे एसेट की वैल्यू मेरी बुक्स में किताबों में कितनी रह गई, 160, ऐसा। अब सर एक और साल गुजरा, मैंने इसको क्या किया, डेप्रिशिएट किया, कितने से 40 रुपए से, फिर अलाउंस क्रेडिट कितने से 40 रुपए से। मेरे प्यारे बच्चों 2 साल गुजर गए, बताओ अगर कोई मुझसे पूछे कि आपके एसेट की आपकी बुक्स में क्या वैल्यू रह गई है, तो मैं कहूँगा जी मैंने 200 रुपये का एसेट खरीदा था और 2 साल इस्तेमाल करके 40 रुपये का एसेट मैंने कंज्यूम कर दिया है, बाकी कितना रह गया है 120। मुझे लगता है कि जी आगे मेरा ये एसेट 3 साल और चलेगा। कितने साल, 3 साल और चलेगा। गौर से सुनना, 3 साल और चलना है, 2 साल गुजर चुके हैं। मुझे पता चलता है कि इस एसेट की मार्केट में वैल्यू, कहां पर, मार्केट में वैल्यू रह गई है सिर्फ 100 रुपए। अगर मैं इसको आज बेचने जाऊं कितने मिलेंगे, 100 रुपए। अच्छा मेरी बुक्स में कितने पे आ रहा है, 120 पे। सर वैल्यू क्यों गिर गई इसकी, मे बी इसको मैंने बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल किया हो, मे बी इस तरह की गाड़ियों की वैल्यू कम हो गई हो क्योंकि मार्केट में इससे अच्छी गाड़ियां आ गई हैं, मे बी इसकी फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट में इससे कम फ्यूल कंजम्पशन वाली गाड़ियां आ गई हैं, मे बी चाइना ने कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी मार्केट में फेंक दिया जिससे इसकी वैल्यू क्या हो गई है। देयर मे बी 1000 रीजंस जिसकी वजह से मुझे क्या लग रहा है कि मेरी गाड़ी की वैल्यू कम हो चुकी है। कितने रह गई वैल्यू, 100 रुपए। मेरी बुक्स में कितने पे आ रहा है, 120 पे। अच्छा मैंने जिस बंदे से पूछा ना कि ये 100 रुपए का बिकेगा मार्केट में, उसने कहा जी जब आप बेचने जाओगे ना तो आपको कमीशन देना पड़ेगा इसको बेचने में। क्या देना पड़ेगा, अच्छा यानी कॉस्ट टू सेल, यानी इसको जब मैं बेचने जाऊंगा ना 100 रुपए का बिकेगा तो सही, लेकिन 5 रुपए का इसमें से मुझे कमीशन देना पड़ेगा। मेरी जेब में कितने पैसे आएंगे, 95। इसको मैं क्या नाम दूं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब मैं परेशान हो गया, परेशान किस चीज़ पे हो गया कि यार मेरी बुक्स में एक गाड़ी है जिसकी वैल्यू मैंने 120 दिखाई है, लेकिन इस वक्त अगर मैं उसको मार्केट में बेचने जाऊं मेरे हाथ में सिर्फ 95 रुपए आएंगे। क्या नजर आ रहा है, मेरी बुक्स में एसेट की वैल्यू ओवरस्टेटेड है। क्या है, ओवरस्टेटेड है। क्या है जनाब, बचपन में एक स्टैंडर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा IS 2, वो कहता था कि इन्वेंट्री की अगर वैल्यू 100 है और NRV 80 है तो हम उसको कहते थे कि यार हमारी बुक्स में एसेट आ रहा है 100 पे, जबकि बिकेगा कितने का, 80 का। तो इसका मतलब है मेरी बुक्स में एसेट, तो आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं बेटा मर जाना लेकिन एसेट को ओवरस्टेट नहीं करना। लोगों को लगता है कि जी कंपनी में बहुत कुछ पड़ा हुआ है और असल में पीछे कंपनी में कुछ भी नहीं होता। तो आपको क्या लग रहा है, आपकी बुक्स में ये एसेट ओवरस्टेटेड है, ये एसेट आपकी बुक्स में कितने पे आ रहा है, 120 पे। असल में मार्केट में बेचने जाएं तो कितने पैसे मिले, 95। आपको नहीं लगता कि हमारी बुक्स के अंदर ये एसेट अपनी औकात से ज्यादा वैल्यू पे मौजूद है? ये नहीं होना चाहिए। क्यों हम अपने शेयर होल्डर्स को धोखा दें, क्या मतलब। मैं मिसाल देता हूं, देखो इस इदारे में मिसाल के तौर पर मैं मिस्टर अहमद हूं, ठीक है जी, मेरा एक पार्टनर है मिस्टर खालिद, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। खालिद को पता ही नहीं इदारे के अंदर क्या हो रहा है, मैं काम भी करता हूं, मैं हिसाब किताब भी रखता हूं, खालिद मेरा स्लीपिंग पार्टनर है। मैं खालिद को बता रहा हूं जो मेरी बुक्स में चिल्ला रहा है ना हमारी किताबों के अंदर, ये 2.5 लाख का है। असल में उसको मार्केट में बेचने जाऊं तो 20,000 का नहीं बिके। अच्छा खालिद देख देख के खुश हो रहा है, क्या देख के खुश हो रहा है, क्या रहमत ने टाइट बिजनेस संभाला हुआ, देखो माशाल्लाह चिलर ही हमारे पास 2.5 लाख का पड़ा है। ये सही बात है, गलत बात है? इसका मतलब है जो कंपनी के अंदर जिन्होंने पैसा डाला वो कंपनी के अंदर बैठते नहीं है, उन सब के साथ ये धोखा है या नहीं है? क्या हमारी बुक्स में एसेट ओवरस्टेटेड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये किस वैल्यू पे होना चाहिए? ये होना चाहिए उस वैल्यू पे कि इससे इतना अमाउंट निकाला जा सके। अब बताओ सर मैं परेशान हो गया, मेरे पास 120 रुपए का एसेट बुक्स में आ रहा है, जबकि बेचने जाऊं तो कितने का बिकेगा, 95 का। अच्छा अब मुझे एक होशियार बंदा आके समझाता है कि यार तूने बेचने के लिए थोड़ी ली है गाड़ी,
क्या करने के लिए ली है? चलाने के लिए ली है, इस्तेमाल करने के लिए ली है। तो ये सोच के अगले 3 सालों में तुझे कितना पैसा मिलेगा, अगले 3 सालों में तुझे कितना पैसा मिलेगा, ये सोच जरा तू। एक सेकंड यार, बैंक से कॉल आ रही है। हेलो, अच्छा यार मैं बड़ा ओपन हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, लेकिन मैं ना रात 10 बजे सो जाता हूँ, ठीक है। एक बच्चा मुझे 3 बजे कॉल कर रहा है, सर वो आप ऑनलाइन आ रहे थे तो मैंने सोचा आपको कॉल कर दूँ, ठीक है। फारिग ही होंगे आप 3 बजे, कौन सा काम कर रहे होंगे कुछ, है भाई अल्लाह के वास्ते यार, इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है, ठीक है। ये 3 बजे वाला सीन नहीं किया करो, ठीक। 10 बजे के बाद को मैसेज छोड़ दो, मैं सुबह फजर पे उठ के जवाब दे दूंगा, 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे उठ के जवाब दे दूंगा। लेकिन ये हरकत करना 3 बजे कॉल करना, वो आप ऑनलाइन आ रहे थे तो बंदा तो ऐसे ही उठा वॉशरूम जाने के लिए, उसने मोबाइल देख लिया, बस आप आए चूँकि 3:49 पे ऑनलाइन, तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको कॉल कर दूँ, ये नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, मेरा कोई तकब्बुर नहीं है कि भाई मैं किसी की कॉल अटेंड नहीं करता, टाइम होता है मैं ज़रूर कॉल अटेंड करता हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ भाई, ठीक है। आपका जब दिल करे 10 से पहले को मैसेज करना हो कर दिया करो, मेरे पास टाइम होगा मैं फ़ौरन रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो मैं देर से कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये 3 बजे वाला सीन नहीं है कि वो सर आप ऑनलाइन आ रहे थे। हाँ जी, कितने साल चलेगा ये एसेट? अज्यूम करो हम इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में क्यों ऑपरेट कर रहे हैं सर? जर्मनी में ना सही मायनों में इस्लाम आपको नज़र आएगा, सॉरी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में नहीं आएगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सूद का रेट है 22%। कितना? 22%। मतलब हम लोगों को ये कह रहे हैं कि कहाँ बिजनेस में पैसा डालोगे यार, पैसा ले आओ बैंक में, सूद खाओ, बिजनेस में लेके जाएगा नुकसान होगा, यहां ले आओ बैंक। ये कौन सा मुल्क है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। वो कौन सा जी? काफिरिस्तान, ठीक है, जर्मनी। उसमें सूद का रेट है 0.5%। जर्मनी में बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि पैसा बिजनेस में लगाते हैं, बैंकों में स्टोर नहीं करते, खुद नहीं लगा सकते पैसा बिजनेस में, उन लोगों को दो जो आपको पैसा कमा के दे सकते हैं, तो वहां इनकरेज किया जाता है। हम ऑपरेट करें कहां पर? जर्मनी में, जहां सूद का रेट क्या है? 0.5। यानी लोग बैंकों में पैसा रखते ही नहीं है। क्यों नहीं रखते? वो कहते हैं क्या फायदा बैंक में सूद पे पैसा रखने में। ऐसा जिस मुल्क के अंदर सूद का रेट ना होने के बराबर होता है, उधर इन्फ्लेशन भी ना होने के बराबर होती है। ऐसा तो 1 रुपए की जो वैल्यू आज है, साल बाद भी लगभग वही वैल्यू होगी, 2 साल बाद भी वही वैल्यू होगी, और 3 साल बाद भी वही वैल्यू होगी, लगभग उतनी वैल्यू होगी, क्योंकि इतना कम सूद का रेट है। किन मुल्कों के अंदर चीजों के रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं? जहां सर इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं। ऐसा अभी हमने आगे इसके ऊपर पूरी बहस करनी है, ठीक है। अब बताएं जी, जर्मनी में हम ऑपरेट कर रहे हैं, ये गाड़ी कितने साल चलेगी? अगले 3 साल चलेगी। ये 3 सालों में मुझे पैसा देगी 50 रुपए, 20 रुपए, और से मिसाल के तौर पर 30 रुपए। ये अगले 3 सालों में मुझे इतना पैसा कमा के देगी। इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? नेट कैश। अच्छा, ये 50 रुपए कैसे आए होंगे? हमने गाड़ी चलाई होगी तो फेयर मिलेगा हमें, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? जो खर्चे वर्चे होंगे। मैं समझता हूं कि अगले 3 सालों में मैं कमाऊंगा 50, 20 और 30। ये अंदाजा है या ये कंफर्म है? अंदाजा है ना भाई, हमें क्या पता 3 सालों में क्या होगा, तो अंदाजा ही है। क्या नजर आ रहा है? अंदाजे में भी तुम 3 सालों में कितना पैसा कमा लोगे? 100 रुपए कमा लोगे, इससे ज्यादा नहीं कमा पाओगे। अब बताओ, अगर मैं इस एसेट को देखूं, बेचूं मार्केट में जाके, कितने का बिकेगा? 95 का। चलाऊं तो कितने कमा के देगा? 100। दोनों केसेस के अंदर ये मुझे 120 रुपए कमा के नहीं दे रहा। चाहे चलाऊं, चाहे क्या करूं, बेच दूं। फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी बुक्स में एक एसेट आ रहा है कितने का? 120 का। अभी अभी बेचने जाऊं, कितने पैसे मिले? 95। 3 साल चलाऊं आराम से, सुकून से चलाऊं 3 साल, कितना पैसा रिसीव होगा, कितना फेयर नेट खर्चों के बाद जो मुझे मिलेगा वो कितना होगा? 100। इन आइदर केस मुझे ये एसेट 120 रुपए जनरेट करके नहीं दे रहा। मुझे बताओ, इस 95 को तो आपने नाम दे दिया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इस 100 रुपए को मैं क्या नाम दूं? वैल्यू इन यूज का क्या मतलब होता है? एक्सपेक्टेड कैश टू बी जनरेटेड इन फ्यूचर फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट। क्या चीज?
एक्सपेक्टेड कैश टू बी जनरेटेड बाय द एसेट फ्रॉम फ्यूचर यूज। आगे जब एसेट इस्तेमाल होगा 100 रुपए मिलेंगे। क्या नजर आ रहा है, इसको चलाएं या बेच दें? चलाएं। क्यों? चलाने में सर 100 रुपए मिल रहे हैं, बेचने में सिर्फ कितने मिल रहे हैं? तो सर इसका मतलब है अगर एक प्रूडेंट बंदे को ये दोनों ऑप्शन दिए जाएं कि बताओ एसेट को चलाया जाए या बेचा जाए, तो वो किसको पिक करेगा? जो हायर हो। तो इसको हम नाम दे रहे हैं एक और चीज का, रिकवरेबल अमाउंट। क्या नाम दे रहे हैं? रिकवरेबल अमाउंट। हाँ जी, इस एसेट को अगर मैं चलाऊं तो मुझे कितने मिले? 100। बेचूं तो मुझे 95 मिले। मैक्सिमम कितने मिल रहे हैं? 100। क्या आपको अपने एसेट का 120 रुपया रिकवर होते हुए नजर आ रहा है? नो सर, नहीं आ रहा। कितना पैसा मुझे डूबता हुआ नजर आ रहा है? 20 रुपए। दिस इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट। ये क्या कहलाता है? इम्पेयरमेंट लॉस। ऐसा अब मैं कह सकता हूं कि यार मैं आगे 3 साल इस्तेमाल भी कर लूं, बेच भी दूं, कुछ भी कर लूं, आई विल नॉट बी एबल टू जनरेट 120 रुपीज फ्रॉम दिस एसेट। द मैक्सिमम रिकवरी इज 100 रुपीज, जो कि इस एसेट से मुझे मिल सकती है। इससे बियॉन्ड मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो मुझे बताओ, क्या 120 रुपए पे एसेट दिखाना सही है? नहीं सर। मुझे क्या करना चाहिए? इस एसेट को 100 रुपए पे ले आना चाहिए। इन्वेंट्री याद आ रही है? इन्वेंट्री में हम क्या करते थे? कॉस्ट और एनआरबी। ये जो रिकवरेबल अमाउंट है ना, ये गाड़ी की एनआरबी है। इससे इतना पैसा रिकवर हो सकता है। रिकवर कैसे हो सकता है? गाड़ी से पैसे कैसे रिकवर होंगे? या बेच के या इस्तेमाल करके। आपने एग्जाम में ये दोनों चीजें कैलकुलेट करना होगी। फिर आप इनको क्या करोगे? कंपेयर करोगे। इन दोनों में से जो हायर होगा उसको हम क्या मान लेंगे? एनआरबी या रिकवरेबल अमाउंट। एनआरबी का फुल फॉर्म क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये भी क्या है? ये भी क्या है सर? रिकवरेबल या रियलाइजेबल अमाउंट। मैक्सिमम रिकवरी कितनी हो सकती है इसमें? 100 रुपए की। तो हमें एसेट को क्या कर देना चाहिए? 20 रुपए से इम्पेयर कर देना चाहिए। ये बात समझ आ रही है? आपके पूरे चैप्टर में आपको एक वैल्यू ये कैलकुलेट करना होगी पेपर में, एक वैल्यू आपको ये कैलकुलेट करना होगी पेपर में, एक वैल्यू आपको ये कैलकुलेट करना होगी पेपर में। इन 3 वैल्यूज को देखते हुए आप क्या निकाल लोगे? इम्पेयरमेंट की अमाउंट। आपके पूरे चैप्टर में सिर्फ ये 3 कैलकुलेशन है। ये 3 चीज़ें आपको क्या करनी है? मालूम करनी है। ये 3 चीज़ें मालूम हो गई, इम्पेयरमेंट हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। पक्का कॉपी करें इसको, शाबाश। अंदाज़ा गलत हो जाए तो याद रखना भैया, अंदाजे पे ही सारी अकाउंटिंग चलती है। आप किसी को गुड्स बेचते हो, आप अंदाज़ा लगाते हो ना इससे पैसे मिलेंगे, नहीं मिले तो एंट्री आज से गलत पास करोगे। बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट पता है ना? तो हम अंदाजा ही लगाते हैं ना कि भाई इससे 100 रुपए की गुड्स बेची हैं, 80 रुपए रिकवर हो, तो आप अपने पास रिसीवेबल को 80 पे ले आते। हाँ जी, बड़े हमारे दोस्त सर इम्पेयरमेंट को डेप्रिसिएशन ही दिखाएंगे? नहीं भाई, डेप्रिसिएशन तो इस्तेमाल करके एसेट खराब हुआ है ना, उसको कहते हैं हम। इम्पेयरमेंट क्या है? अदर देन डेप्रिसिएशन, यानी एसेट की वैल्यू का गिरना अदर देन डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन के बगैर एसेट की वैल्यू कैसे गिरेगी? मार्केट वैल्यू गिर गई, कस्टमर ने रक्षा यूज़ करना शुरू कर दिया, अब हमारी गाड़ी में नहीं बैठते, हो सकता है ना? पाकिस्तान गधा गाड़ी में जाएगा एक दिन, मुझे लग रहा है। जिस स्पीड से मुल्क चल रहा है ना, ये गाड़ी से रक्षा, साइकिल, मोटरसाइकिल और इसके बाद फिर घोड़ा गाड़ी आएगी। बैलेंस शीट अभी बताऊंगा कैसे पुट करना, रुक जाओ, बढ़ जा। अच्छा आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं।
मुझे इम्पेयरमेंट निकाल के दो, शाबाश। जी बढ़े आगे, कराऊं मैं इसको? कर लिया है नहीं? अच्छा थोड़ा सा ना यार जवाब देने, हाँ जवाब का मतलब ये जो मैं पूछूं कि हो गया है नहीं, तो क्लास में जिसका हुआ है वो भी बता दे, जिसका नहीं हुआ है वो भी बता दे। कोई शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी कर लिया? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले हमें इस एसेट का कैरिंग अमाउंट चाहिए, वो दिया हुआ है, वो कितना जी? 25,000। हमने इसको कंपेयर करना है किससे? रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। हमें पहली चीज़ चाहिए क्या है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। मुझे बताओ फेयर वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू है सर मेरे पास 30,000, ऐसा। कॉस्ट टू सेल इसका है 20%, हमने कमीशन देना होगा कोई 20% का इसको बेचने पे। कितना है जी? 6,000। क्या बचा सर मेरे पास? इसका मतलब अगर मैं इस एसेट को बेचूं तो कितने का बिकेगा? 24,000 का बिकेगा नेट। अगर मैं इसको चलाता हूं, वैल्यू इन यूज, अगर मैं इसको चलाता हूं मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होगा? तो सर मेरे पास ये एसेट चलेगा अगले 3 साल, ठीक है जी। और मुझे कितना कैश मिलेगा सर? 10, 6 और 4, ये कितने हो गए मिला के? 20,000 हो गए। अब बताओ सर इन दोनों में से हायर कौन सा है? इन दोनों में से हायर कौन सा है? 24,000। ये क्या बन जाएगी हमारी? अच्छा क्या आपको अपने एसेट की पूरी कैरिंग अमाउंट रिकवर होते हुए नजर आ रही है? नहीं सर, इसका मतलब है 1,000 शॉर्ट है, तो 1,000 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा इम्पेयरमेंट लॉस, ऐसा। ये कितने लोगों ने सही कर लिया था? कितने लोगों ने गलती की इसके अंदर? किसी ने भी गलती नहीं की? क्या गलती की बेटा आपने? क्या चीज़? मुझे वैल्यू न्यूज़ गलत निकाला था क्या? अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है। गलती समझ आ गई ना अगर किसी ने गलती की हुई है तो? पक्का आगे बढ़े हम। किसी का कोई क्वेश्चन इसके अंदर, किसी का कोई मसला, आगे बढ़ जाए? पक्का? अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना। एक बात बताओ, ऐसी एक दिमाग लगाते हैं सर। हमने एक गाड़ी ली है, ऊबर में चलानी है, गाड़ी चलेगी अगले 3 साल तक। कितने साल तक? 3 साल तक। ऐसे ही ज़रा जहन लगाते हैं। मुझे बताओ अगर गाड़ी चलाएं हम ऊबर में तो हमें मिलेगा क्या? फेयर मिलेगा आपको, ऐसा। किराया मिलेगा आपको, ऐसा। ऐसे ही लिखते हैं, आई वाई तो नहीं आता ना सर। फेयर मुझे मिलेगा से 100 रुपये का, 90 रुपये का, और आखिर में जो है ना वो गाड़ी जो है वो पुरानी हो चुकी होगी तो फेयर और कम मिलेगा, ऐसा। गाड़ी चलाने के लिए क्या करोगे? खर्चा करोगे। खर्चा क्या करोगे? कॉस्ट लगाएंगे हम किस चीज़ की? सर हमारे पास पेट्रोल होगा, फिर हमारे पास सैलरी होगी किसकी? ड्राइवर की। और सर रिपेयर का खर्चा होगा, 1,000 किस्म के खर्चे होंगे, ऐसा। ये सारे खर्चे आएंगे। चलो जी हम अज्यूम करते हैं हमारे पास पेट्रोल डलेगा जी 20 रुपये का, 25 रुपये का, 22 रुपये का। सैलरी हम पे करेंगे जी 15 रुपये सालाना, ठीक है जी। रिपेयर का खर्चा हमारे पास से हर साल 5 रुपये का आएगा, ऐसा। अब बताओ हम कितना पैसा कमाएंगे इस एसेट से? अगले 3 सालों में हम कितना पैसा कमाएंगे? निकालो ना बेटा, मेरे मुंह पे तो नहीं लिखा हुआ जी। जी
ये कितना 60। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, ये कल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बड़े बड़े फाइनेंशियल सिस्टम मैनेज करेंगे। इन्होंने 3 फिगर्स को नेट कर दिया है, मुबारक हो। आगे 45, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और 28। चलो जी, 3 साल जब खत्म होंगे तो गाड़ी गायब हो जाएगी। सही कहा मैंने? नहीं सर, गाड़ी तो होगी ना, चलाने के काबिल नहीं होगी, लेकिन गाड़ी तो होगी ना भाई। क्या करेंगे उसका? सर हम उसको कचरे के दामों बेच देंगे, तो आपको नहीं लगता थोड़ा सा और कैश मिलेगा? ऐसा है या नहीं? तो इसका मतलब है कैश हमें मिलेगा किस चीज़ के ऊपर? डिस्पोजल पे भी, डिस्पोजल प्रोसीड्स। बताओ पहले साल कितना मिलेगा, दूसरे साल कितना मिलेगा और तीसरे साल कितना मिलेगा? सर वो तो मिलेगा ही तीसरे साल में जाके, हर साल थोड़ी मिलेगा डिस्पोजल पे कैश। डिस्पोज कब करोगे इसको? आखिर में। तो सर इसका मतलब है यहाँ हमें कैश मिलेगा से मिसाल के तौर पर 32 रुपये का। गाड़ी बेचने पे, कचरा बेचने पे हमें कितने पैसे मिल जाएंगे? 32 रुपये। अब बताओ सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये गाड़ी आपको आगे के सालों में इस्तेमाल होकर एंड में बिक जाने पर, इस्तेमाल होकर एंड में बिक जाने पर कितने पैसे देगी? 60, 45 और ये भी 60। वेरी गुड सर। अब बताओ इस एसेट को मैं आज अगर बेचने जाऊं, 3 साल बाद नहीं, कब? आज बेचने जाऊं, तो मैं मार्केट गया, मैंने पूछा भाई कितने की है ये? उसने कहा ये हम ले लेंगे 125 रुपये में। कितने में? और आपको कमीशन पे करना पड़ेगा 15 रुपये का। तो बताओ हमें कितने पैसे मिलेंगे? बताओ इस गाड़ी को अगर आज बेचूं तो कितने पैसे मिले? 110। चलाऊं तो सर मुझे 60 भी मिले, 45 भी मिले और एंड में आगे 60 और मिले। मेरा एक सवाल है, आपको नहीं लगता ये डबल काउंटिंग हो रही है? 32 बेचने पे आ रहा है, यहाँ भी बेचने की बात हो रही है। तो वैल्यू इन यूज़ में तो सिर्फ आना चाहिए एसेट के इस्तेमाल का कैश फ्लो, बेचने का नहीं आना चाहिए। सही कह रहा हूँ मैं? नहीं सर, दोनों बेचने में फ़र्क है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आज बेचने की बात हो रही है, और वैल्यू इन यूज़ में जो डिस्पोजल आ रहा है वो कब आ रहा है? वो 3 साल बाद आ रहा है। तो ये डबल काउंटिंग नहीं है, ये 2 ऑप्शन है, अभी बेचो या 3 साल चला के बेचो। अभी बेचूंगा तो क्या मिलेंगे? 3 साल चला कर बेचूंगा तो कितने मिलेंगे? 60, 45 और 60 कितने हो गए ये तीनों? 165। ये क्या है मेरे पास? वैल्यू इन। अब बताओ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू की डेफिनेशन को जरा अपडेट करें। व्हाट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल? प्रोसीड्स जो आज बेचने पे मिलेंगी, प्रोसीड्स का मतलब है पैसे जो आज बेचने में मिलेंगे, और वैल्यू इन यूज एसेट को 3 साल इस्तेमाल करके भी कैश लेंगे और फिर 3 साल बाद बेचेंगे, वो भी कैश लेंगे। इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा? तो बताओ वैल्यू इन यूज की अगर मैं सही डेफिनेशन देखूं तो वैल्यू इन यूज की डेफिनेशन है एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज फ्रॉम द यूज एंड अल्टीमेट डिस्पोजल ऑफ एसेट। मुझे बता फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का क्या मतलब है? एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम इमीडिएट सेल ऑफ एसेट। ऐसा आज बेचूं तो जो पैसा मिले वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। 3 साल चलाकर पैसा कमाऊं और फिर बेचूं और उससे भी पैसा कमाऊं, ये क्या है? वैल्यू इन यूज। अब बताओ आम तौर पे दोनों में से कौन सी फिगर जनरली ज्यादा होगी? वैल्यू इन यूज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद कहता है 99% केसेस के अंदर वैल्यू इन यूज ज्यादा होगी। ऐसा? ये कॉपी करें सर, शाबाश। तो जी प्रेजेंट वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे? मैंने अज्यूम किया कि इस वक्त हमारे पास जो इन्फ्लेशन का रेट है वो ना होने के बराबर है। ठीक है जी। इन रियल लाइफ एसेट की वैल्यू न्यूज़ निकालने के लिए फैक्ट्री में दर्जनों मशीन्स हैं। ये इफ्तिखार, इस पर मैं जवाब देता हूँ, रुक जाओ।
ठीक है, थोड़ा सा आगे जाने तो मैं बताऊंगा वैल्यू न्यूज़ जो है वो आमतौर पे एक एसिड की नहीं निकलती है, तुम्हारे लेवल की बात नहीं है। ठीक है, आगे हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कैश जनरेटिंग यूनिट का, अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे उसको। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ें, बढ़ जाए आगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको दे रहा हूँ एक क्वेश्चन। आपने पेपर के दिनों तक ना, ये मेरा पीडीएफ ही दोहराना है बस। ये पीडीएफ इतना सीक्वेंस में चल रहा होगा कि पेपर के करीब तुमने सिर्फ इसी पीडीएफ को ही दोहराना है। ये पूरा कोर्स इसी पीडीएफ पे ही आ जाएगा हमारे। ठीक है, आपको अपने रजिस्टर मेंटेन करने, और ये साथ में मेरा पीडीएफ है। ठीक है जी, बेहतर ये है कि आपने रजिस्टर मेंटेन करो। ठीक है जी, इसके आसरे मत रहो। ये और तुम्हारा रजिस्टर जो है वो कॉम्बिनेशन में ये चलेगा ना। मैं आपको किसी और एक किताब होगी जिसमें प्रैक्टिस मटेरियल होगा, वो मैं आपको दिया करूँगा। ठीक है, ये कंट्रोल शीट है तुम्हारी, इसमें कोई चीज़ है वो आपने छोड़नी नहीं है। ठीक है जी, ये आपने सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। अच्छा जी, लाइफ हमारे पास 3 साल है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मैं आपको एक साथ ही दे देता हूँ, 1,40,000 है। अच्छा जी, वैल्यू इन यूज़ के लिए ये मैंने लिखा कैश फ्लोज। अगले 3 सालों में यूज से कैश फ्लो आएगा 70,000, 60,000 और 5,000 फ्रॉम डिस्पोजल। शाबाश जी, मुझे इम्पेयरमेंट निकाल के दो। $5,000 का इम्पेयरमेंट है। मुश्किल तो नहीं फील हो रही है ना? सीधा सीधा चल रहे हैं हम। चलो, अच्छा, मैं क्लास के उन बच्चों में से था जब टीचर सवाल देता था ना तो सबसे आखिर में मैं जवाब दे पाता था, लेकिन मैं सबसे पहले क्वालिफाई कर गया। तो जो जवाब नहीं दे पा रहे जल्दी, वो टेंशन में ना आए। ठीक है, लेकिन मैं उनसे पहले क्वालिफाई कर गया जो जल्दी जल्दी जवाब देते थे। इससे ये भी नहीं कि जल्दी जवाब देने वाला फेल होगा, मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। ठीक है जी, जो दोस्तों थोड़ा सा स्लो रहे, कोई टेंशन नहीं। हाँ जी, मुझे बताएं सर, मेरे पास कैरिंग अमाउंट कितनी? 1,50,000, ऐसा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वो दी हुई है, सवाल में दी हुई है, कितनी? 1,40। वैल्यू इन यूज, सर वैल्यू इन यूज मेरे पास 70, 60 और 15 कितने? 1,20,000, 145। दोनों में से हायर क्या है सर? 145। ये क्या बन जाएगा हमारा? अब बताओ, क्या आपने एसिड की पूरी कैरिंग अमाउंट रिकवर कर पा रहे हो आप लोग? नहीं सर, कितना शॉर्ट है? ये हमारी इंपेयरमेंट बन जाएगी। अच्छा, अगर रिकवरेबल अमाउंट 1,55,000 आता तो हम कहते देयर इज नो इंपेयरमेंट, बस कोई एंट्री पास करने की जरूरत, ये लॉस है, इसकी एंट्री क्या पास होनी चाहिए? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना? 5,000 और पीपी ग्रेड कितने से? बचपन में याद आ रहा है एनआरवी लॉस की क्या एंट्री होती थी? एनआरवी लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ऐसा है। अब बताओ कि पूछे आपका एसेट कितने का रह गया, तो हम कहेंगे जी हमारा एसेट जो है वो था तो 1.5 लाख का, लेकिन इंपेयरमेंट दरियाफ्त होने के बाद कितने का रह गया है? 145 का, ऐसा। पीपी की फुल फॉर्म क्या? वेरी गुड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये इंट्रो में नहीं पढ़ाया गया तुम लोगों ने?
चलो जी बढ़े हम आगे। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ा है ना भाई, मैं तो ऐसा खुशी खुशी जा रहा हूँ कि इंट्रो में आप लोग ये देख कर आ रहे हो कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स को। पक्का ना? प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी में सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, ज़मीन और बिल्डिंग। प्लांट क्या है? प्लांट एक ना 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 प्लांट एक जनरल टर्म है उन तमाम एसेट्स के लिए जो फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं और प्रोडक्शन में काम आ रहे हैं। इक्विपमेंट का मतलब अदर देन प्रोडक्शन जो सारा इक्विपमेंट मौजूद है, सारे एसेट्स मौजूद हैं, फर्नीचर फिक्सचर वो सारे इक्विपमेंट में आते हैं। ठीक है ना? ये स्टैंडर्ड की डेफिनेशन। प्रॉपर्टी ओनली इंक्लूड्स लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, फॉर वट एवर पर्पस यू आर यूजिंग इट। आप इसको फैक्ट्री के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफिस के तौर पे, सारी ज़मीन और बिल्डिंग यहाँ आ जाएगी। प्लांट जो एसेट्स प्रोडक्शन में काम आ रहे हैं वो यहाँ आ जाएंगे और बाकी के सारे एसेट्स इक्विपमेंट में चले जाएंगे। ठीक है जी, बड़े हम आगे। ये तो पता ही था ना तुम लोगों को यार, पता था ना, अल्लाह का शुक्र है। अगर नहीं पता हो ना बता देना भाई कि नहीं पता ये, तो मैं उसको क्या करूँगा, एक्सप्लेन कर दूँ। हमारे पास टाइम बहुत है इस बैच में, क्योंकि इस बैच में ना रमज़ान है, ना छोटी ईद है, ना बकरा ईद है, ना मुहर्रम की छुट्टियाँ हैं, ना 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी है, सब पिछले बैच में आ चुकी हैं। इस बैच में कोई छुट्टी नहीं आएगी। ठीक है जी, इस बैच में आपने सिर्फ क्या करना है, पढ़ना और पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी, बढ़े हम आगे। आओ मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं, किसके लिए, फेयर वैल्यू के। ये मैं बता चुका हूं लेकिन मैं इसको रिपीट कर रहा हूं दोबारा। ठीक है, देखिए फेयर वैल्यू क्या है। मैं यहां बना रहा हूं सर एक छोटा सा डब्बा, इसको मैं नाम दे रहा हूं हमारा एसेट। ठीक है जी, ये बहुत ख़राब बनाई, ये मार्केट है और ये मार्केट के अंदर एक और एसेट पड़ा है, इसको मैं नाम दे रहा हूं हमारे एसेट जैसा एसेट। वाह, हमारा एसेट नहीं है ये, उस जैसा एसेट है। मिसाल के तौर पर हमारे पास टेबल है, ये कौन सा किसका एसेट है, हमारा एसेट है। इस टेबल जैसा एसेट मार्केट में पड़ा हुआ है ऑलरेडी किसी दुकान वाले के पास, ये वो एसेट है। डन। ये है हमारे पास दुकानदार मार्केट में बैठा हुआ, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, मैंने बताया भी था। वेरी गुड सर, मार्केट पार्टिसिपेंट। ऐसा और सुनना, ये मैं हूं, मैं सर अपना एसेट उठा के मार्केट जाता हूं और मैं ये मार्केट पार्टिसिपेंट से पूछता हूं, क्या पूछता हूं, नहीं ऐसा कुछ नहीं पूछता, मैं मार्केट पार्टिसिपेंट से पूछता हूं, चाचा पहले बताओ तुम मेरे फूफा तो नहीं हो, हैं तुम मेरे खालू तो नहीं हो, तुम कोई मामू रिश्तेदार तायाजाद कज़न ऐसा तो कुछ चक्कर नहीं है ना तुम्हारा मेरे साथ। मार्केट पार्टिसिपेंट ने कहा नहीं, मैंने तुम्हारी शक्ल ही पहली दफ़ा देखी है। मैंने कहा वेरी गुड, इसका मतलब ये मार्केट पार्टिसिपेंट कौन है, एक इंडिपेंडेंट बंदा है। कौन है, इंडिपेंडेंट बंदा है, इंडिपेंडेंट बंदा है। ठीक है जी, मैंने कहा चाचा अब चूंकि तुम मेरे रिश्तेदार तो हो नहीं, तो तुम मुझे कोई फेवर भी नहीं दोगे, और तुम मेरे रिश्तेदार नहीं हो तो मैं भी तुम्हें कोई फेवर नहीं दूंगा। ऐसा, ये बंदा कौन है, एक इंडिपेंडेंट मार्केट पार्टिसिपेंट। ऐसा, मैंने कहा चाचा ये एसेट में लाया हूं बेचने के लिए, तो मैं कौन हूं इधर, सेलर हूं। चाचा ने कहा बिल्कुल खरीद लेंगे। मैंने कहा चाचा क्या दाम लगाओगे, चाचा ने इसके लिए बिड किया 50,000 रुपए पे। कितने पे, ये कीमत किसने कोट की, चाचा ने। चाचा चाह रहे 50,000 रुपए का ये एसेट इनको दे दिया जाए। मैंने कहा चाचा तुम रिश्तेदार नहीं हो लेकिन तुम दुश्मन भी नहीं हो, तो तुमने दुश्मन वाली बात की है। चाचा ने कहा वो क्यों। मैंने कहा मेरे हिसाब से इस एसेट के पैसे, मैं कौन हूँ, सेलर,
मैंने कहा मेरे हिसाब से इस एसेट के पैसे बनते हैं ऑफर प्राइस, मैं चाह रहा हूँ तुम इसके 60,000 दे दो। अब बताओ मैं कितने मांग रहा हूँ? 60,000 मांग रहा हूँ। चाचा कितने दे रहे हैं? चाचा ने कहा बेटा ये पूरी मार्केट घूम लो ना, तुम्हें 50 से ऊपर कोई नहीं देगा। ठीक है। मैंने कहा चाचा एक बात बताए, तुम्हारी दुकान में भी ऐसे ही टेबल पड़ा हुआ है, ये कितने का? चाचा ने कहा ये बेटा बहुत प्यारा टेबल है। मैंने कहा हाँ है कितने का? चाचा ने कहा ये है 70,000 रुपये का। मैंने कहा चाचा लख दी लानत हो, ये रिप्लेसमेंट है कितने की? 70,000 की, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। मुझे बताओ मेरा एसेट जिसको मैं मार्केट में लेके गया हूँ, उसके लिए मार्केट पार्टिसिपेंट ने कितने पैसे कोट किए? मैं कितने मांग रहा हूँ? 60,000। इस जैसा एसेट मार्केट में कितने का है? सर आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि इस एसेट की फेयर वैल्यू बिड प्राइस है। क्या है जनाब? बिड प्राइस का मतलब है वो वैल्यू जो मार्केट पार्टिसिपेंट ने कोट की है। और आप पूरी मार्केट भी घूम लो तो ये वो वैल्यू जो पूरी मार्केट में आपको मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है हमारी बिड प्राइस, ये क्या है हमारी फेयर वैल्यू। अच्छा मैं जो मांग रहा हूँ, अब भाई आप तो अपने एसेट का कुछ भी मांग लोगे ना। कभी गाय बैल लेने गए हो? हैं वो गाय बैल वाले को आप कहते हो जी कितने गाय, वो सेलर क्या कहता है 4.5 लाख। आपका अगला सवाल होता है खाली गाय भी दे रहे हो या साथ में कुछ और भी दे रहे हो? तो वो कहते हैं नहीं खाली गाय। फिर हम क्या कोट करते हैं, हम कहते हैं नहीं हम तो 2 लाख रुपए देंगे। तो ये 2 लाख क्या है? बिड। जो बेचने वाला है जिसकी गाय है वो क्या मांग रहा है? 4.5 लाख। तो फेयर वैल्यू क्या है? वो जो बिड प्राइस है जिस पे मार्केट में हम कोट करेंगे हम इतने के खरीदेंगे। मुझे फिर एक बात बताओ सर, बिड प्राइस कौन सी प्राइस होती है? कोटेड बाय बायर। बायर कितने में खरीदने को तैयार हो? भाई तुम तो करोड़ों मांगोगे भाई, बायर कितने में लेने को तैयार है? वो क्या है? वो बिड प्राइस है। वो क्या होगी जनाब? हमारी फेयर वैल्यू होगी। अच्छा ये बाकी की चीजें फेयर वैल्यू नहीं है। ठीक है जी। रिप्लेसमेंट कॉस्ट फेयर वैल्यू क्यों नहीं है? भाई मुझे अपने एसेट की वैल्यू चाहिए, अपने जैसे एसेट की वैल्यू थोड़ी चाहिए। मेरे एसेट की 2 वैल्यूज हैं, एक जो सेलर कोट कर रहा है, एक जो बायर कोट कर रहा है। स्टैंड कहता है जनाब बायर जिस रेट पे खरीदेगा, इंडिपेंडेंट बायर जिस रेट पे खरीदेगा वो रेट क्या होगा? वो होगा फेयर वैल्यू। अब बताओ फेयर वैल्यू क्या है? सर एन इंडिपेंडेंट मार्केट बायर की कोटेशन क्या है जनाब? कोटेशन किसको कहते हैं? जो प्राइस लगाई है उसने, वो क्या है जनाब? फेयर वैल्यू। आपको एग्जाम में ये बिड प्राइस के नाम पे दे या आपको कहे जी बायर ये रेट कोट कर रहा है, ये हमारी क्या होगी? फेयर वैल्यू होगी। ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं ये मोबाइल लेके मार्केट में जा रहा हूँ, ठीक है जी, मैं ये मोबाइल लेके मार्केट में जा रहा हूँ। अगर मैं ये मोबाइल लेके मार्केट में जाता हूँ और मैं कहता हूँ जी ये मैं बेचना चाह रहा हूँ 2.5 लाख में, और मार्केट पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कि हम इसको 2 लाख में खरीदेंगे, तो मुझे बताओ ये 2 लाख की फेयर वैल्यू का है या 2.5 लाख की फेयर वैल्यू का है? ये 2 लाख की फेयर वैल्यू का है। अच्छा इस जैसा एसेट मार्केट में भी 3.5 लाख का हो, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। हमारे लिए रेलेवेंट क्या है? मार्केट में इस मोबाइल की क्या कीमत है। ये बात समझ आ रही है? तो हम उसको क्या कहेंगे जनाब? फेयर वैल्यू। पक्का? ये नोट करो, तुम एक सवाल दे दूँ। अब मैं फेयर वैल्यू में भी कई सारी चीज़ें डालूंगा। अब आहिस्ता आहिस्ता इन 3 फिगर्स को हम क्या करते रहेंगे? कॉम्प्लेक्स करते रहेंगे। ठीक है। और करते करते एक दिन हमारे स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। 2 स्टैंडर्ड को मिला के जैसे एग्जामिनर सवाल पूछता है वैसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवाएंगे आप? नहीं कराऊंगा। तो भाई बिल्कुल कराऊंगा यार। तब मैं तुम्हें बता दूं, एक दफ़ा FAR 1 मुझसे पढ़ लोगे ना, FAR 2 किसी का बाप का भी समझ नहीं आएगा तुम्हें। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है। मैं तुम्हें समझाऊंगा कॉन्सेप्ट से। जहाँ तुम्हें टीचर आगे कहेगा ये इधर रखो और वो उधर रखो, तुम वहीं तुम्हारा दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? अब तुम बुक हो चुके हो सी फाइनल तक। ठीक है ना सर? वो इम्पेयरमेंट नहीं भाई, बड़े हम आगे दोस्त। आपको क्या लगता है कि मैं अपने कंपैरेटर्स को रीड नहीं करता हैं? मैं अपने सारे कंपैरेटर्स को रीड करता हूँ, सारों को रीड करता हूँ, एक एक को रीड करता हूँ, कौन क्या पढ़ा रहा है, क्या क्या करा रहा है। ठीक है जी। और मैं अपने स्टूडेंट्स से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। ठीक है। मेरा दिन रात एक ही काम है और वो है पढ़ना और पढ़ाना। ठीक है जी।
आप भी ऐसा काम करेंगे ना, जब क्वालिफाई होगे आप भी बहुत पैसा बना लेंगे, लेकिन पैसा इस्तेमाल आपकी फैमिली करेगी, आपके पास टाइम ही नहीं होगा इस्तेमाल करने का। ये भी मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा जी, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी पिछले 5 सालों में भी अपने लिए जाके कभी कपड़े ख़रीदे हों, या मैं मार्केट भी गया हूँ। बच्चे बीवियाँ खुश हैं, उनकी लॉटरी खुली हुई है। अच्छा जी, चलो जी बड़े हम आगे दोस्त। ये है सर मेरे पास एक सवाल, इम्पेयरमेंट आपने निकाल के देनी है, सोच के जवाब देना। अंग्रेजी के अल्फाज का गेम है सारा इसमें। पास पेपर हो जाएगा। हाँ जी, 60,000 इम्पेयरमेंट है। अच्छा, इसको ना करना भी होता है। ये आप एग्जाम की कॉपी के साथ आप नहीं जाओगे खुद कि एग्जामिनर के घर जा रहे हैं बताएंगे कि वैल्यू कैसे आई है। इसको सॉल्व करो भाई। अच्छा, इसमें मुझे बताओ, हमने ये तो हमारी कैरिंग अमाउंट हो गई ना, एक तो हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितने जी? 2,65,000 रुपये। अच्छा, ये 3 हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। एक हमारे पास है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सर ये तो हमारे लिए फेयर वैल्यू है ही नहीं। रीसेल वैल्यू कोटेड बाय आ ब्रोकर। हाँ जी, एक ब्रोकर के पास में क्या, मैंने कहा बेचना है, उसने कहा मैं 1.5 लाख में खरीदूंगा। अच्छा, हमने क्या कहा, हम बेचने वाले हैं, हमने क्या कहा, हम 1,90,000 में बेचेंगे। फेयर वैल्यू कौन सी है इन दोनों में से? सर सीधी सी बात है, जो इंडिपेंडेंट मार्केट पार्टिसिपेंट ने कोट की है वो ये है, तो ये हमारे पास आ गई जी फेयर वैल्यू। कितनी भैया? 1,50,000। कॉस्ट टू सेल है सवाल में? कितनी? 12,000। कितना आ गई? 138। ये हो गई हमारी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फिर वैल्यू इन यूज कितने? 2,05,000। मुझे बताएं सर इन दोनों में से हायर क्या है? सर 2,05,000। ये हो गया सर मेरा रिकवरेबल अमाउंट, और ये एसेट मुझे इम्पेयर्ड नज़र आ रहा है कितने से? 60,000 की इम्पेयरमेंट है। ऐसा बेटा, किसी को कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर? पक्का कोई मसला नहीं है? अच्छा जी सर, थ्रू आउट सेशन आपकी क्लास की टाइमिंग यही रहेगी? नहीं, ये भी हम क्लियर कर लें। ये क्लास जो है ना वो इवेंचुअली अब जाएगी, आकाश और मेरी क्लास का क्लैश होगा। अब थोड़ा शुरू के टाइम हम देते हैं बच्चों को ताकि वो टीचर पिक कर ले अपना। फिर हम करेंगे ये कि इसको हम इस तरह कर देंगे कि सुबह 9:15 9:30 से मेरी क्लास शुरू होगी और इस तरह चलेगी फिर थ्रू आउट, ठीक है। FAR 1 कॉस्टिंग और देन फिर मेरे जो है वो आगे क्लासेस चलेंगी, लेकिन ये टाइम 1 घंटा शायद पीछे चला जाए। सर अगर डिपेंडेंट बायर होगा, डिपेंडेंट बायर तो फिर फेयर वैल्यू नहीं हुई ना। फेयर का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट। अब मैं, आप अपनी अम्मी को कोई एसेट बेच रहे हो तो आप तो जो बोलोगे अम्मी दे देंगी, ऐसा? या अम्मी जो बोलेंगी आप वो मान लोगे, तो फिर फेयर वैल्यू तो नहीं हुई ना। फेयर वैल्यू तो आती ही कहाँ से? इंडिपेंडेंट से, इंडिपेंडेंट बायर से, ऐसा? अच्छा जी आगे बढ़े हम। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब अपने पास हम हेडिंग डाल रहे हैं जनाब टाइम वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मेरे प्यारे बच्चों ज़रा टाइम वैल्यू को अच्छे से समझने की कोशिश करना। अच्छा, ये मैं हूं जी।
मेरी फर्स्ट वाइफ है और ये मेरी सेकंड वाइफ है। गौर से सुनना, मैंने ना दोनों में बैलेंस रखना है। अल्लाह का दीन कहता है कि शादियाँ एक से ज़्यादा की है तो आपने क्या करना है, दोनों में बराबरी रखनी है। तो मैंने पहली वाइफ को दिए 100 रुपये आज, किस तारीख को, किस वक्त, ईयर 0 पे। मैंने कहा ये तुम्हारा 100 रुपया, ये तुम्हारा खर्चा, ठीक है, ये रखो तुम अपने पास। दूसरी वाइफ ने कहा मुझे पैसे कब देंगे? हाँ जी, यार हमारे फर्गसन्स के एक सीनियर पार्टनर हैं, वो अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी तो मिलने आ रहे थे लेकिन मुझे उन्होंने कॉल नहीं किया। अच्छा चलो, जो वाइफ 2 हैं इनको मैंने कहा बिल्कुल भाई आपको भी पैसे मिलेंगे, लेकिन चूंकि इनको मैंने पैसे पहले दे दिए, आपको मैं 1 साल बाद दूंगा 100 रुपया। मैंने इंसाफ किया या नहीं? नहीं किया आपने इंसाफ। क्यों? वो भाई सीधी सी बात है, आज 1 किलो आटा अगर से 10 रुपए का है तो साल बाद 10 रुपए का थोड़ी होगा, क्या हो चुका होगा। तो मेरी वाइफ 1 जो है वो एडवांटेज पे, उनको आज सारी चीज़ें मिल रही हैं आज के दामों पे। जो वाइफ 2 है वो डिसएडवांटेज पे। क्यों? क्योंकि 1 साल बाद चीज़ें क्या हो गई होंगी, महंगी हो गई होंगी। क्या हो गई होंगी? महंगी हो गई होंगी। तो ये वाइफ 2 थोड़ी पढ़ी लिखी भी हैं, इन्होंने सर पढ़ा हुआ है जी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इन्होंने जो है वो फाइनेंस पढ़ा हुआ है। इन्होंने कहा आपको पता है मुल्क में इस वक्त इंटरेस्ट का रेट चल रहा है 10%। कितना? 10%। तो ये जो आपने 100 रुपये दिए पहली वाइफ को, और ये जो 1 साल बाद मुझे आप 100 रुपये दे रहे हो ना, आप निकालें इसकी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है आज की वैल्यू। 10% से चीज़ों की कीमत बढ़ेगी, 10% से पैसा अपनी वैल्यू लूज करेगा मुस्तकबिल में। तो ये दोनों बराबर नहीं है। अब मैंने क्या किया, इस 100 रुपये की क्या निकाली, प्रेजेंट वैल्यू निकालने से चीज़ बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 1 + 10% रेज़ टू पावर 1 क्या आ रहा है देखो जरा, 90.9। तो वाइफ 2 ने कहा देखें आप सामने वाले बंदी को दे रहे हैं 100 रुपए और मुझे इफेक्टिवली आप कितने पैसे दे रहे हैं, 90.9 यानी 91 रुपीज सेफली। तो ये गलत बात है, आप थोड़े से पैसे बढ़ा के मुझे दें, क्योंकि आप मुझे पैसे देर से दे रहे हैं। तो इसका मतलब है $1 या 1 रुपी नाउ इज बेटर देन अ रुपी इन 1 ईयर टाइम, अ रुपी इन 2 ईयर्स टाइम। ये बात समझ आती है? अब मुझे एक बात बताएं, देर से मिलने वाले पैसे की वैल्यू कम होगी, जल्दी मिलने वाले पैसे की वैल्यू। अब बताओ अगर तुम वैल्यू इन यूज निकाल रहे हो तो कुछ कैश तो तुम्हें अगले साल मिलेगा, कुछ उसके अगले साल मिलेगा, कुछ उसके अगले साल मिलेगा। तो ये तो जो मुस्तकबिल का कैश फ्लो है ना सारा, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कब का कैश फ्लो है, आज का। तो तुम फेयर वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो किससे, वैल्यू इन यूज से। वैल्यू इन यूज तो आज का कैश है ही नहीं, वो कब का कैश है, मुस्तकबिल का कैश है। फेयर वैल्यू कब का कैश है, आज का। तो रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए तुम दोनों को कंपेयर करते हो ना कि दोनों में से ज्यादा कौन सा है। आपको नहीं लगता कि ये कंपैरिजन गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि वैल्यू इन यूज में जो कैश फ्लोज मिलेंगे मुस्तकबिल में, उनकी अगर हम आज की वैल्यू निकालें तो इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि हमें अगर कैश फ्लोज की वैल्यू आज चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट करना पड़ेगा, उसको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बताओ अगर मुल्क के अंदर सूद का रेट चल रहा है 10%, तो 100 रुपए जो 1 साल बाद मिलने हैं उसकी आज वैल्यू कितनी है। अच्छा मुझे ना ये समझ नहीं आया, मैंने अपनी वाइफ को कहा यार मैं तो भाई मेडिकल का बंदा हूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। उसने कहा आप एक काम करें, आप आज ना बैंक में 90 रुपए 91 रुपीज रख दें आज, ये 1 साल बाद कितने हो जाएंगे, ये खुद 100 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है बैंक आपको बता रहा है कि जी आज 90 रुपए रखो, 1 साल बाद कितने मिल जाएंगे। तो इसका मतलब 1 साल बाद जो 100 रुपए मिलने उसकी आज वैल्यू कितनी है। तो इसका आसान तरीका क्या है कि बैंक के पास चले जाओ, बैंक को बोलो मुझे 1 साल बाद 100 रुपए चाहिए, तो बताओ आज मैं तुम्हारे पास कितने पैसे रखवाऊं। तो बैंक बता देगा तुम्हें, वो होगी उसकी आज की वैल्यू। ऐसा। अब बताओ सर अगर मैं आपसे कहूं कि मैं वैल्यू इन यूज निकाल रहा हूं और वैल्यू इन यूज में मुझसे कहा जाए कि एक एसेट अगले 3 साल चलेगा और आपको पैसे देगा 100 रुपए, 100 रुपए और 100 रुपए। ईयर 1 का मतलब क्या है, 1 साल बाद। ईयर 2 का मतलब क्या है, 2 साल बाद। ईयर 3 का मतलब क्या है, ईयर 0 का मतलब क्या है, आज। अब बताओ इन तीनों की मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी चाहिए। सर ये कब मिलेगा, ये वाला 100 रुपए कब मिलेगा। तो मैं ऐसे करूं 1 + 10% रेज़ टू पावर 1,
ये दूसरा 100 कब मिलेगा? तो इसके लिए मैं ऐसे करूं 1 + 10% रेज़ टू पावर 2, और ये तीसरा जो है इसको डिवाइड करूं 1 + 10% रेज़ टू पावर 3। अब मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, इन तीनों की वैल्यू निकाल के दो जरा मुझे। ये है 90.9, ये आगे वाला और कम होगा 82.6, और ये होगा 75.13 है। अब बताओ जी, मैं कह रहा हूं जी 1 साल बाद जो 100 रुपया मिलेगा उसकी आज वैल्यू तो सिर्फ 90 रुपए, और 2 साल बाद जो 100 रुपया मिलेगा उसकी वैल्यू 82.6 है, और जो तीसरे साल 100 रुपया मिलेगा उसकी तो वैल्यू और कम है। कितने? तो इसका मतलब ये भैया, जो कैश फ्लो आपको मुस्तकबिल में मिलेगा उसकी आज की टर्म्स में वैल्यू कम है। यानी अगर मैं बैंक को जाके ये कहूं कि बैंक मुझे 1 साल बाद 100 रुपये चाहिए, तो बैंक मुझसे कितने पैसे लेगा? वो कहेगा सर आप 90.9 दे दें, 1 साल बाद मैं आपको 100 दे दूंगा। अगर मैं बैंक को कहूं मुझे 2 साल बाद 100 रुपये चाहिए, तो बैंक क्या कहेगा? 82 आज जमा करा दो। अगर मैं बैंक को कहूं कि मुझे 3 साल बाद 75 चाहिए, तो मुझे कितने पैसे देगा बैंक? कितने पैसे मुझसे लेगा? सर 75.13, और 3 साल बाद मुझे कितने दे देगा? 100 रुपये। तो मुझे एक बात बताएं, अगर मैं वैल्यू न्यूज़ निकालना हूं तो मैं इनकी ग्रॉस वैल्यूज़ को ऐड करूं या इनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ को ऐड करूं? इनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ को ऐड करें। याद रखिएगा, वैल्यू इन यूज़ की अपडेटेड डेफिनेशन क्या है? वैल्यू इन यूज़ की अपडेटेड डेफिनेशन क्या है? बताओ जी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम यूज एंड अल्टीमेट डिस्पोजल ऑफ एसेट। ऐसा जी मेरे प्यारे बच्चों, हम वैल्यू न्यूज में डिस्काउंटिंग क्यों करते हैं? तो सर आपने पहले क्यों नहीं की? मैं कहां ऑपरेट कर रहा था? जर्मनी में सूद का रेट क्या था? तो सर आप डिस्काउंटिंग करते भी तो 100 रुपए के 99 हो जाते। हमने कहा कहाँ 1 रुपए का क्या फ़र्क पड़ेगा, छोड़ दो, डिस्काउंटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। डिस्काउंटिंग कब करते हैं हम? जब सूद का रेट ज़्यादा हो। ज़्यादा कितना? एग्ज़ाम में हमेशा ज़्यादा होगा। एग्ज़ाम में आप डिसाइड नहीं करोगे, एग्ज़ाम में आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अनलेस के एग्जामिनर आपको खुद कहे कि सूद का रेट क्या है, इममटीरियल है, आपको प्रेजेंट वैल्यू हमेशा क्या होगी? निकालनी होगी। मुझे बताओ सर प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकालते हैं? Why we calculate present value of cash flows? आसान करता हूं तुम्हारे लिए। तुम्हें मैं कहता हूं भैया एक काम करो, आज 100 रुपये ले लो या 1 साल बाद 100 रुपये ले लो, आप दोनों में से किसको प्रेफर करोगे? आज वाले को। मैं कहता हूं 1 साल बाद 100 रुपये लो या 2 साल बाद 100 रुपये लो, आप किसको प्रेफर करोगे? 1 साल बाद वाले को। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जितनी देर से पैसा मिलता है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। तो हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू कम कर देते हैं खुद, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, कि उसकी आज के टर्म्स में वैल्यू बताओ। अगर आपको ये मालूम करना है कि 3 साल बाद 100 रुपये जो मिलेंगे उसकी आज वैल्यू क्या है, तरीका क्या है उसका, कैसे निकालूं? 3 साल बाद जो 100 मिल रहे हैं उसकी आज वैल्यू क्या है? सर डिस्काउंट कर दें, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। ऐसा प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू क्या है? 3 साल बाद के कैश फ्लोज जो मिलने वाले उसकी आज की वैल्यू क्या है, उसको हम क्या करेंगे? डिस्काउंट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ऐसा है। मैं फिर रिपीट कर दूं, बताओ अब दोनों बेगमात में इंसाफ का तरीका क्या है? आप पहली वाली को भी 90 रुपए और 91 रुपीज़ दे दें आप, और दूसरी वाली को 1 साल बाद 100 रुपये दे दें, तो दोनों में क्या हो जाएगा? इंसाफ हो जाएगा। ऐसा है। पहली वाली को 100 दिया, दूसरी वाली को 1 साल बाद 100 देने से इंसाफ नहीं होगा। हर कैश फ्लो जो फ्यूचर में मिल रहा है उसकी आपने क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू। हर कैश फ्लो जो फ्यूचर में मिल रहा है उसकी आपने क्या निकालनी है? अच्छा, अब मेरा एक सवाल है सर, ये पहले कॉपी करो फिर मैं आपको दे रहा हूँ सवाल। शाबाश। देखो हम लोग जो वैल्यू न्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं ना, आज कैलकुलेट कर रहे हैं। फ्यूचर का सारा कैश फ्लो भी अंदाजा है, ठीक है जी। और इंटरेस्ट रेट भी क्या है? अंदाजा, कि आज जो इंटरेस्ट रेट है वो इंशाल्लाह आगे के सालों में भी रहेगा, आगे जाके चेंज हो जाएगा, हम दोबारा इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर लेंगे, ठीक है जी। क्योंकि हमें तो नहीं पता गैप का आगे क्या होगा, तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? अंदाजा लगा सकते हैं। एक एसेट को डेप्रिशिएट करते हो क्या सोच के कि इसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, व्हाट इफ कि आगे जाके 4 निकले, तो आगे जाके पता चलेगा ना। आज के दिन हमने क्या करना है? 5 से डिवाइड करके डेप्रिशिएशन निकाल लेनी,
जाके आगे पता चलेगा, फिर हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट को चेंज भी कर देंगे, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि आगे जाके क्या होगा। ऐसा। हाँ जी, गैब का इल्म है अकाउंटेंट्स को? हैं? गैब का इल्म होता है अकाउंटेंट्स को? नहीं, गैब का इल्म है अल्लाह ताला को, और अल्लाह ने जिनको दिया है उनको, ठीक है जी। बाकी गैब का इल्म किसी को भी नहीं है। तो अकाउंटेंट बेचारा क्या करेगा? अंदाजे ही लगाएगा। ये बात दोबारा रिपीट कर दें, आप एसेट को बेटा डेप्रिशिएट करते हो ना, अंदाज़ा लगा के करते हो कि इसकी यूज़फुल लाइफ 10 साल है, 5 साल है। आपको तो नहीं पता आगे जाके क्या होगा। मैं आपको अपनी क्लास की मिसाल देता हूँ। किसकी मिसाल दूँ तुम्हें? कुर्सियों की मिसाल दे देता हूँ। 2013 में हमने कुर्सियाँ ख़रीदी थी। कब? ये रावलपिंडी से आई हैं। बड़ा सारा कंटेनर आया था, उसमें कोई 1500 कुर्सियाँ थी। हमने सारी क्लासों में डाल दी थी। ये आई थी 2013 में। हमने इसको 5 साल में डेप्रिशिएट किया। कितने सालों में? 5 सालों में। कितने सालों में? तो 2013 के बाद इसको कब ख़त्म हो जाना चाहिए? अभी तक चल रही है। तो इसका मतलब हमने जो 13 में सोचा था वो सही साबित, लेकिन ये कब पता चला हमें? बात आगे जाके पता चला ना। उस वक्त तो हमें लगा कि यार ये जिस तरह बच्चे आते हैं वो, अब बताओ मजीद ये कितने साल चलेंगी ये कुर्सियाँ? मैं आपको बताऊंगी 20 साल और चलेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कुर्सियाँ यूज़ होती हैं आगे वाली यूज़ होती हैं, पीछे वाले तो अभी खाली हो जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जब पहला इतवार आएगा तो उससे पहले एक बच्चा छुट्टी करेगा, वो कहेगा यार अब अगली क्लास तो समझ ही नहीं आएगी, घर से ही ले लेता हूँ। बस शैतान जो है ना, वो आपको पहला काम, बहुत बड़ा काम नहीं कराता। क्या कराता है? छोटा सा काम जिसको आप समझते ही नहीं होंगे। कोई टेंशन नहीं है। शैतान पहले आता है फ़र्ज़ के बाद ये सुन्नत और नफल क्या कर रहे हो यार, ये तो फ़र्ज़ भी नहीं है। पहले तो नफल जाते हैं, फिर क्या जाता है? फिर सुन्नतें जाते हैं। ऐसा आप बात शुरू करते हो किसी से, अभी तो सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, फिर ज़िंदगी हराम हो जाती है। ऐसा होता है ना, बता रहा हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल चेयर 100 रुपये की थी और 5 साल की लाइफ, तो 5 साल बाद कैरिंग अमाउंट ज़ीरो हो गई होगी? नहीं होगी ज़ीरो कैरिंग अमाउंट। अभी हम पढ़ेंगे इसको कि हम हर साल बैठ के लाइफ को रीअसेस करते हैं कि अब से देखो कितने साल रह गई, अब से देखो कितने साल रह गई, आगे जाने तो दो। चलो जी आगे बढ़े। है मेरे प्यारे बच्चों, ज़रा बोल दो मुंह से, आगे बढ़े हम। यस सर। तुम नाश्ता वाश्ता नहीं करते हो क्या? हैं? नहीं करते हो नाश्ता? करा करो। अम्मा जिंदा है ना अभी माशाल्लाह, अल्लाह हयात ही दे उनको, है ना? करो। बीवी के आने के बाद नहीं मिलेगा नाश्ता। आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जब तक मेरी माँ जिंदा थी मैं घर में नाश्ता करता था। शादी होने के बाद मैंने घर में नाश्ता नहीं किया कभी। हैं? नहीं। अब मैं क्या, आपने नहीं, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं बेगम को तंग करूं इस काम के लिए। ठीक है जी। नहीं, मैं आपको आके बताऊं, जो बच्चे संभालना आसान काम नहीं है। जो मर्द बाहर काम करता है ना, वो सोचता है कि घर में औरत क्या करती है। यकीन करो, अगर घर में औरत कुछ काम नहीं करे ना, तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाए। उसका काम, औरतों का काम हमसे ज़्यादा मुश्किल है। हाँ जी, घर में आके तुम्हें साफ़ सुथरा घर मिलता है ना, इधर अकेले रह के देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा। और घर में आके तुम्हें जो एक सुकून मिलता है, हर चीज़ तुम्हें मुहैया की जाती है, और ये लोगों को अनफॉर्चुनेटली समझ नहीं आता। आओ मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर तुमसे ये सवाल सॉल्व हो रहा है ना, तो इसका मतलब है तुम बस पटरी पे आ गए हो। शाबाश। सर मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो बड़े सीधा सीधा फेस पे दी हुई है, वो आराम से कैलकुलेट हो सकती है।
कैरिंग अमाउंट है मेरे पास सर 120 रुपए का, ऐसा। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की डायरेक्ट एक फिगर बता दो मुझे, 80। चलो जी, अब मुझे वैल्यू इन यूज़ चाहिए। अच्छा, वैल्यू इन यूज़ के लिए मैं इसी को डिस्काउंट कर दूं, 1.1 रेज़ टू पावर 1, 1.1 रेज़ टू पावर 2, 1.1 रेज़ टू पावर 3, क्या आ रहा है? 45.5। चलो 45.5 कर देते, एक डिजिट पे रख दो, फिर 30.1, ये टोटल मिला के कितना हो गया? 116.8। अब बताओ इन दोनों में से हायर वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगी कितने की? 116.8। बताएं सर मेरे पास क्या ये रिकवरेबल अमाउंट भी आपकी कैरिंग अमाउंट कवर कर पा रही है? नहीं सर, कितने से शॉर्ट है हम? ये क्या है मेरा? इम्पेयरमेंट लॉस। पक्का? पक्का मेरे बच्चों? आपने इम्पेयरमेंट की बुनियाद पढ़ ली है। अब अगली क्लास से मैं वैल्यू इन यूज़ की डिटेल में कैलकुलेशन में जाऊंगा कि वैल्यू इन यूज़ में 7 किस्म के कैश फ्लोज नहीं लेने आपने। इसी तरह फिर मैं फेयर वैल्यू की डिटेल में जाऊंगा, इसी तरह मैं कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करने की डिटेल में जाऊंगा। बस इन तीनों की हमने डिटेल्स पढ़नी है। इम्पेयरमेंट का क्या हिसाब किताब हो जाएगा? ख़त्म। फिर इसका रिवर्सल पढ़ेंगे हम, ठीक है जी। और ये स्टैंडर्ड आप कह लें कि ऐसा स्टैंडर्ड है कि जिसके बगैर पेपर नहीं बनता। पेपर में हमेशा टेस्ट होता है, या ये बड़े मार्क्स के लिए टेस्ट होता है या ये छोटे नंबर के लिए टेस्ट होता है। कभी कभी MCQs में 3-4 MCQs इससे आ जाते हैं। पक्का जी? कितने लोगों ने खुद से कर लिया था? तो आसान था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मजाक कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह।